चलिए सर, मैं आपका अनुराग गौतम। कल की जो मेरी अर्थव्यवस्था की कक्षा थी उसके अगली क्लास के रूप में, अगली कक्षा के क्रम में आज अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र का जो संबंध था, अर्थशास्त्र कितने प्रकार का होता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र, उसके कितने घटक होते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र के, उसके बाद जो अर्थशास्त्र का एप्लीकेशन फॉर्म अर्थव्यवस्था कहलाता है, इन चीज़ के बारे में मैं पिछली क्लास में चर्चा कर चुका हूँ, जिसको आप देख सकते हैं, पिछली मेरी चैनल पर पड़ी है। अब आज बात आती है कि अर्थव्यवस्था के प्रकार कितने हो सकते हैं। तो प्रकार की बात में मैं आपको बताऊं कि एक तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो सकती है, एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो सकती है, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था हो सकती है, एक बाजार अर्थव्यवस्था हो सकती है, एक मिश्रित भी अर्थव्यवस्था हो सकती है, एक ग्रे अर्थव्यवस्था हो सकती है, एक गिग अर्थव्यवस्था हो सकती है, एक ब्लू अर्थव्यवस्था हो सकती है, और एक छायादार अर्थव्यवस्था हो सकती है, चक्रीय अर्थव्यवस्था हो सकती है, रैखिक अर्थव्यवस्था हो सकती है, और 3 अर्थव्यवस्थाएं एक साथ देखी जाती हैं, जिसमें अल्प विकसित अर्थव्यवस्था जो होती है और विकासशील और विकसित, ये जो प्रति व्यक्ति आय प्राप्त करने वाले, जो $1 में इसकी गिनती की जाती है, न कि रुपीज़ में, क्योंकि इंटरनेशनल के माप पे इसको वर्गीकृत किया गया है। तो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था और विकासशील अर्थव्यवस्था और विकसित, जैसे कि आप देशों का बंटवारा देख चुके हैं, उसी प्रकार से इन अर्थव्यवस्था के रूप में देखा जाता है। इसमें विकासशील जो अर्थव्यवस्था है उसको 2 प्रकार से देखते हैं, एक निम्न मध्यम आय वाले, क्योंकि बिल्कुल निम्न तो अल्प विकसित हो गए भाई, इससे इतनी आय पाने वाले तो ये निम्न हो गए। उसके बाद एक विकासशील में, अगर विकास के लिए अग्रसर है, विकास कर रहे हैं, विकास की प्रक्रिया में हैं, इस चीज़ की कंडीशन में हम देखते हैं कि विकासशील को 2 प्रकार से देखेंगे, जिनमें से एक उन्होंने मापदंड बना रखा है, जिसमें ये कहा गया है कि इतनी आय से इतनी आय तक निम्न मध्यम आय में आएंगे, और उससे आंकड़ा जो बनाया उच्च वाला, उससे लेके इतने तक उच्च मध्यम आय वाले में आएंगे। अगर उच्च मध्यम आय वाले से ऊपर की अगर आपकी प्रति व्यक्ति आय की इनकम है, तो इसका मतलब आप विकसित अर्थव्यवस्था के हिस्से में आएंगे। तीसरी कंडीशन है छायादार अर्थव्यवस्था। उसके बाद की कंडीशन, ये सारे नाम मैंने आपको बता दिए, अब इसके डिटेल फॉर्म में आपको एक एक करके सारी की बताता हूँ। ये जितनी अर्थव्यवस्थाएं आपने देखी, मैंने बताई आपको, उसने के पीछे 3 प्रश्न काम करते हैं, जिनमें कंडीशंस होती हैं। 3 प्रश्न कौन से हैं? तो ये पहला प्रश्न होता है क्या उत्पादन करना है, दूसरा प्रश्न है आपका कितना उत्पादन करना है, और तीसरा प्रश्न है कि उसकी कीमत आपको क्या रखनी है। इन तीनों के लिए 3 सिद्धांत काम करते हैं। पहला सिद्धांत होता है उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत, जिसमें क्या उत्पादन करना है, उत्पादक व्यवहार सिद्धांत, उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत, कितना उत्पादन करना है। तीसरा कंडीशन आती है कि किस कीमत पे उसको बेचना चाह रहे हैं, तो उसके लिए कीमत सिद्धांत काम करता है। अब ये 3 प्रश्नों का जो निर्णय शक्ति होगी, वो जिस पक्ष के रूप में होगी, उसी पक्ष के लिए अर्थव्यवस्था हम मान लेंगे कि इस प्रकृति की अर्थव्यवस्था है वो। तो इन 3 प्रश्नों की, क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है, उसकी कीमत क्या हो सकती है या क्या रखनी है आपको, इस तीनों के निर्णय को अगर कोई निजी नियोक्ता, प्राइवेट सेक्टर निर्णय लेता है, और उसमें सरकार की भूमिका अगर शून्यतः या अंशतः या न्यूनतम होती है, तो उस प्रकार की अर्थव्यवस्था को हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। दूसरी अर्थव्यवस्था यहाँ पे जैसे आपको लिखे, मैं नंबर वाइज पढ़ा दे रहा हूँ, मुझे तो इनका क्रम थोड़ा सा इधर उधर है। समाजवादी अर्थव्यवस्था, तो ये 3 प्रश्न है मैंने आपको बताए, क्या, कितना और किस कीमत का। इन तीनों की अगर निर्णय शक्ति सरकार के पास होती है, और उसमें न्यूनतम प्राइवेट सेक्टर का जो हिस्सेदारी होगी निर्णय शक्ति में, जो एक पार्टिसिपेशन होगा, वो अगर न्यूनतम होगा, तो उस प्रकार की अर्थव्यवस्था को हम समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। तीसरे प्रकार की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था के रूप में ये तीनों प्रश्नों की जो निर्णय शक्ति होगी, वो आपको सरकार प्लस निजी नियोक्ता दोनों की पार्टनरशिप से अगर ली जाती है, तो उसे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। चौथी अर्थव्यवस्था आती है खुली अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था का मतलब है, खुली का मतलब है जहां आइए जाइए, एक होती है बंद, जहां कोई प्रतिबंध लगा हो, आपके लिए थोड़ी सी रोक लगाने की कोशिश की गई हो, तो खुली से पहले, या खुली पढ़ लीजिए पहले। खुली अर्थव्यवस्था का मतलब है जहां आयात और निर्यात भी कई तरीके से आपको प्रतिबंधित किया जाता है, कोटा लगा दिया गया, प्रशुल्क तरीके से कर वृद्धि कर दी गई, इस तरीके से आपको रोका अगर नहीं जा रहा है, आयात भी आपका मतलब निर्बाधित और
निर्यात भी अगर निर्बाध रूप से कर रहे हैं आप, तो इस प्रकार की अर्थव्यवस्था को आप खुली अर्थव्यवस्था कह सकते हैं। जहाँ ये आयात और निर्यात, ये कोटा या प्रशुल्क कर वृद्धि के तौर पे आपको रोक दिया गया है, कोई प्रतिबंधन लगा दिया गया है, कोई रेस्ट्रिकेशंस है, तो इस प्रकार की अर्थव्यवस्था को हम बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। हालांकि मैं आपको बता रहा हूँ, अब चौथी पाँच कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 सातवीं है गिग अर्थव्यवस्था। गिग अर्थव्यवस्था का एक शाब्दिक अर्थ में देखा जाए तो इसका व्यवहार में प्रयोग में लाए जाने के लिए किया जाता है प्रयोग परिभाषा के तौर पर कि ये प्रोजेक्ट आधारित अर्थव्यवस्था होती है। प्रोजेक्ट आधारित का मतलब होता है सर कि जैसे आप किसी अर्थव्यवस्था को एक प्रोजेक्ट के मानक के तौर पर केवल यूज़ कर रहे हैं, न कि मतलब जैसे मैंने आपसे कोई करार किया, मैंने आपसे कोई एग्रीमेंट किया, तो वो मेरा आपका एक प्रोजेक्ट पे एक एग्रीमेंट था। जिस दिन प्रोजेक्ट खत्म हुआ उस दिन के बाद मेरी उत्तरदायित्व सारे समाप्त हो जाएंगे, मेरी जवाबदेहिता समाप्त हो जाएगी, और जितना मैंने आपका काम किया, जितना आपने एग्रीमेंट में आपने शो किया, उतना पैसा मैं आपसे लूँगा। इसका मतलब प्रोजेक्ट खत्म, जवाबदेहिता खत्म। प्रोजेक्ट खत्म, फीस पूरी आपकी मिल गई, प्रोजेक्ट आपने पूरा किया, फीस आपकी पूरी मिल गई। तो इस कंडीशन की व्यवस्था को गिग अर्थव्यवस्था कहते हैं। और गिग अर्थव्यवस्था में जो प्रोजेक्ट दिया जाता है उसके कई आधार मान के चले जाते हैं कि उस पर या तो शैक्षणिक कोई डिग्री है, या तो उसके अंदर कोई कुशलता है। मान के चलिए कोई बच्चा है और कोई ITI उसने नहीं कर रखी है और वॉशिंग मशीन बहुत प्यारी बनाता है, तो आप उससे काम तो ले रहे हैं और उसको सेवा ले रहे हैं और उसके बदले में आप उसको पेड कर रहे हैं। तो बात ऐसी, उसके पास कोई डिग्री नहीं है बट उसके पास कुशलता है, तो कुशलता के तौर पे आप प्रोजेक्ट उसको उपलब्ध करा रहे हैं और काम करा रहे हैं अपना और पैसे दे रहे हैं, तो इसका मतलब वो सेवा दे रहा है अपनी कुशलता के बल पे। तो यहाँ या तो डिग्री हो सकती है, या कुशलता हो सकती है, या आपका कोई विशेष लक्षण हो सकता है जिसके तौर पे आपको ये प्रोजेक्ट उपलब्ध कराया जाएगा, या कोई कंपनी, कोई उद्योग, कोई नियोक्ता आपसे इस चीज़ के लिए एग्रीमेंट करेगा, करार करेगा। उस करार के बाद में आपकी जवाबदेहिता खत्म, उसका काम होते ही आपको पैसा पूरा, बात खत्म। गिग अर्थव्यवस्था में दो कंडीशंस होती हैं कि एक साथ आप कई प्रोजेक्ट पर भी काम कर सकते हैं। जैसे मैं मान के चलिए एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ, अभी दूसरा प्रोजेक्ट आ गया तो मैंने सोचा कि यार इसको भी कर लिया जाए, ये भी फ़ायदे का है, और ये दोनों के लिए मैं सक्षम हूँ, मेरी कुशलता भी है, मेरा टाइम भी है मेरे पास, तो मैं दोनों एक मतलब प्रोजेक्ट पर काम कर सकता हूँ। तो इसके लिए जैसे उदाहरण के तौर पे आप देखें तो एक कार ड्राइवर जो होता है, तो एक ओला, एक उबर आपके यहाँ चल रही है, आप ज़्यादातर यूज़ करते हैं आजकल शहरीकरण में, ग्रामीण क्षेत्र में तो नहीं है इतना, मगर शहरीकरण में आपने देखा होगा ओला उबर का जो कार ड्राइवर है वो एक ही है, बट वो कैब के लिए जो बुकिंग कर रहा है वो या ओला की भी कर रहा है, उबर की भी कर रहा है। इसका मतलब गिग अर्थव्यवस्था के तहत वो चल रहा है कि मान के चलिए मुझे जहाँ मिला वहाँ से, मतलब मैं फिर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकूँ, ज़्यादा से ज़्यादा सेवा दे सकूँ, मेरे पास संसाधन है क्योंकि मेरे पास कुशलता है, कुशलता का मतलब मैं ड्राइवर हूँ, बात यहाँ समाप्त होती है। अब आती है ग्रे अर्थव्यवस्था। तो ग्रे अर्थव्यवस्था कौन सी होती है साहब? वह अर्थव्यवस्था जहाँ अधिकांश श्रमिक जो होते हैं असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। असंगठित क्षेत्र का मतलब क्या होता है? रोजगार की दृष्टिकोण से देखा जाए, मैं पहले आपको बता चुका हूँ, रोजगार की दृष्टिकोण से उद्योगों को दो प्रकार से बांटा जाता है, एक पूंजी आधारित होता है, एक श्रम आधारित होता है। मगर मैं यहाँ दूसरी चीज़ कहना चाह रहा हूँ, एक क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। एक संगठित क्षेत्र होता है, एक असंगठित क्षेत्र होता है। संगठित क्षेत्र वो होता है जहाँ पे अगर आप किसी चीज़, किसी उद्यम में काम कर रहे हैं, किसी निकाय में काम कर रहे हैं, तो उसके लिए फिर आपको एक गारंटी के तौर पे सुविधाएं दी जाएंगी। कुछ मान के चलिए आपको वेतन की एक निश्चितता होगी, आपको स्वास्थ्य लाभ की जितनी सेवाएं हैं वो दी जा रही हैं, आपको पेंशन भत्ते दिए जा रहे हैं, और सरकार उनके लिए एक नियम कानून बनाती है, और उन नियम कानूनों का परिपालन बड़े अच्छे तरीके से अगर होता है तो उस चीज़ को हम ग्रे अर्थव्यवस्था का संगठित पार्ट कहते हैं। ग्रे अर्थव्यवस्था में कंडीशन होती है कि मान के चलिए कि असंगठित क्षेत्र, जो दूसरा, संगठित की तो परिभाषा मैंने बता दी। असंगठित क्षेत्र वो क्षेत्र होता है जहाँ पर सरकार, कंपनी, नियोक्ता, निकाय, उद्यम, किसी फैक्ट्री, मतलब किसी क्षेत्र विशेष के लिए, इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, तो उसके लिए नियम कानून तो बनाती है, उसके लिए अधिनियम तो हैं, बट वो माने नहीं जाते हैं। तो माने नहीं जाते हैं तो इसका मतलब है कि आपको कोई सी चीज़ की गारंटी नहीं दी जाएगी, और गारंटी के तौर पर जैसे आपको मैंने बता रखा है कि ना आपको वेतन की निश्चितता होगी, हो सकता है 7200 की जगह आपको 5000 ही
में ही नौकरी करनी पड़े। हो सकता है आपको अगर बीमार पड़ गए तो मान चलिए सरकारी अफसर अगर आप होते आप तो सरकारी अफसर होते तो स्वास्थ्य सेवा आपको फ्री में इलाज होता, मगर यहाँ फ्री में इलाज नहीं करेंगे ये लोग। ये करेंगे भाई हमारे यहाँ तो काम कर रहा था, उसके बाद इसकी अगर निजी कोई व्यक्तिगत परेशानी या बीमारी है तो अपना निजी तौर पर ये भुगते, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, अपना मतलब सिस्टम ख़त्म कर लेते हैं वो लोग। तो असंगठित क्षेत्र इन जो सरकार के बनाए हुए नियम होते हैं उनको मानते नहीं हैं, तो इसीलिए इसको असंगठित क्षेत्र का एक मतलब गृह अर्थव्यवस्था के रूप में देखा जाता है, जिसमें भारत का जो श्रमिक वर्ग है वो 85% हिसाब से 85% लोग जो हैं जो काम कर रहे हैं, जो रोजगार के लिए भटकते हैं, जो मजदूर वर्ग है वो 85% मतलब असंगठित क्षेत्र में काम करता है। मतलब 15% लोग ऐसे हैं जो संगठित के रूप में काम करते हैं। सरकार एक संगठित क्षेत्र का हिस्सा है जिसमें आपको सारी गारंटी, वेतन और स्वास्थ्य सेवाएं, बाकी सारी जितनी मिलती हैं, पेंशन, भत्ते और आपके जो लीव वगैरह सारी, मतलब आपकी एक निश्चितता होती है और सरकार के नियम और बिल्कुल कानूनों के तहत आपको काम करना होता है और आपको पूरी आज़ादी, स्वतंत्रता और सारी उपलब्ध कराई जाती हैं। आपके सारे अधिकार आपको उपलब्ध कराए जाते हैं जो संवैधानिक तौर पर आपको दिए जा चुके हैं। अब आती है ब्लू अर्थव्यवस्था। ब्लू अर्थव्यवस्था का मतलब है कि किसी भी समुद्री संसाधन को अगर आप यूज़ करके अगर पैसा कमाना चाह रहे हैं, उस अर्थव्यवस्था का प्रारूप आधार में आप किसी समुद्री संसाधन को रखना चाह रहे हैं तो उस चीज़ के हम ब्लू अर्थव्यवस्था के नाम से देखते हैं। भारत के संदर्भ में इस चीज़ का बड़ा प्रयोग किया जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि भारत के पास 7516 यानी कि भूगोल में 7516 कहते हैं, अमूमन तौर पर मैं आपको 7500 किलोमीटर की एक तट रेखा है जो समुद्री तट से घिरी हुई है, जिसके कारण भारत के पास ऐसे मौके, ऐसे विकल्प ज़्यादा हैं जिनमें ये ब्लू अर्थव्यवस्था के रूप में काम कर सकता है। इसलिए मैंने ब्लू अर्थव्यवस्था को। चलिए, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था कौन सी होती है? तो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था वो व्यवस्था होती है जहाँ पर राष्ट्रीय आय अगर प्रति व्यक्ति डॉलर के रूप में मापा जाए और फिर उनका वर्गीकरण देश का किया जाए। तो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत ऐसा माना जाता है कि $1035 से लेके $1035 से कम अगर आय आप पा रहे हैं, जैसे कि मैं आपको लिख दे रहा हूं, चलिए $1035, अगर इससे अगर आपकी प्रति व्यक्ति आय कम है तो इसका मतलब आप अल्प विकसित अर्थव्यवस्था के वर्गीकरण में आते हैं। विकासशील अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो इसमें अब मैंने आपको बता रखा है कि निम्न मध्यम और उच्च मध्यम वाले अर्थव्यवस्थाएं मानी जाएंगी। तो निम्न मध्यम में जो 1045 तो आपने निम्न मान ही रखा है कि ये तो इससे नीचे वाले तो अल्प विकसित है, मतलब इनका तो अभी बहुत छोटा सा विकास हुआ है, ज़्यादा विकास, ये तो विकास की प्रक्रिया में है। तो विकास की प्रक्रिया में निम्न मध्यम को 1035 से लेकर और 4045 इतने डॉलर के बीच में अगर आपकी प्रति व्यक्ति आय है तो इसको हम मानेंगे कि ये जो है निम्न मध्यम आय वाले देश है या वैसी प्रकृति की अर्थव्यवस्था है। दूसरी कंडीशन आती है कि उच्च मध्यम क्या हो सकता है? तो उच्च मध्यम है 4045 से 12535, शायद बोर्ड पे आप देख पा रहे हैं, एक बार जूम कर लीजिएगा कोई दिक्कत आए तो। उच्च मध्यम आय में 4045 से लेके 12535 अगर डॉलर प्रति व्यक्ति आय के रूप में अगर आपको देखा जाता है तो आप उस विकासशील अर्थव्यवस्था के उच्च मध्यम वाले प्रभाग के हिस्से हैं। अब बात आती है विकसित अर्थव्यवस्था। तो विकसित अर्थव्यवस्था के मैंने आपको बता ही रखा था कि 12535 अगर यहाँ है और 12535 डॉलर से अगर आपकी प्रति व्यक्ति आय है तो आप फिर विकसित अर्थव्यवस्था के हिस्से में आ जाएंगे। चौथी कंडीशन आती है कि विकसित अर्थव्यवस्था 12535 है और भारत विकासशील देश है, तो भारत की प्रति व्यक्ति आय डॉलर में कितनी है? तो यहाँ ऐसा माना जाता है कि भारत की प्रति व्यक्ति आय विकासशील यहाँ करके कर दे रहा हूँ, चलिए मैं 2191 ये डॉलर, इतनी भारत की प्रति व्यक्ति आय है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो भारत किस हिस्से में 1035 से नीचे है
और 1035 से ऊपर है, 1035 से 4045 के बीच में। तो इस कंडीशन में कि अगर 4045 से 12535 होती तो उच्च मध्यम में आता। अगर ये 2191, 2100, तो 1035 से लेकर 4045 के बीच की ये प्रति व्यक्ति आय है, तो इस हिसाब से देखेंगे कि भारत विकासशील के निम्न मध्यम वर्ग में आता है। एक कंडीशन और आती है कि जिससे ऐसा माना जाता है कि भारत में संसाधनों का बर्बादी बहुत होता है, तो इस कारण से रैखिक अर्थव्यवस्था के लिए चक्रीय अर्थव्यवस्था को लाया गया है। चक्रीय अर्थव्यवस्था में कंडीशन ये होती है कि जब आप किसी वस्तु का यूज़ कर रहे होते हैं तो उसको इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि उसको पुनर्उपयोग किया जा सके, पुनर्चक्रीकरण किया जा सके, जिसमें 3R का सिद्धांत काम करता है, जिसमें 3R के में एक R की जो मतलब होता है उसका मतलब होता है रिड्यूस, दूसरे का मतलब होता है रीयूज़ करना, तीसरे का मतलब होता है कि रिसाइकिल करना, मतलब उस वस्तु का पुनर्उत्पादन किया जा सके, पुनर्उपभोग किया जा सके, या तीसरी कंडीशन आती है रिसाइकिल किया जा सके या पुनर्चक्रीकरण किया जा सके, उसे हम चक्रीय अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब आता है कि छायादार अर्थव्यवस्था। छायादार अर्थव्यवस्था का मतलब है कि ऐसा अर्थव्यवस्था में वो पार्ट जो एक छाया में रहता है। छाया मतलब सफ़ेद धन के जो एक सरकार की नज़र में धन है उसके समांतर रूप में एक काला धन भी काम कर रहा होता है। काला धन का मतलब होता है, काला धन की परिभाषा वैसे ही है कि जिस पे सरकार के द्वारा जो टैक्स ड्यूटी है वो न दी गई हो, उसको हम काला धन कहते हैं। अच्छा, कर क्या होता है, टैक्स क्या होता है? तो कर का मतलब होता है, कर वह अनिवार्य अंशदान होता है जो भारत के या किसी भी देश की जनता या उसके जो नागरिक होते हैं वो सरकार को अनिवार्य रूप में उसको देते हैं। चलिए, तो कर की अगर कंडीशन आती है कि कर बचा के अगर उस पर हमने जो धन इकट्ठा किया, जिस पर कर हमने बचा रखा है या सरकार को नहीं दिया गया, उसको काला धन कह देंगे। और सफ़ेद धन, तो सफ़ेद धन और काला धन दोनों बराबर किसी अर्थव्यवस्था में चल रहे होते हैं, तो इस कारण से इसे समांतर अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। यहाँ बात आई कर चोरी की, तो कर की कंडीशन में एक और होता है कर लागत अनुपात, जिसको कहते हैं कर जीडीपी अनुपात, एक तरीके से कह दीजिए। कर जीडीपी अनुपात का मतलब होता है कि ये प्रदर्शित करता है कि कुल जीडीपी में सरकार के द्वारा लगाए गए करों से कितना राजस्व उसको प्राप्त हुआ है, उसको हम कर जीडीपी अनुपात कहते हैं। पहले की कंडीशन देखी जाए तो ये 17% के तकरीबन हुआ करता था, जो वर्तमान कंडीशन में 9 से 10% है। कर जीडीपी अनुपात का मैं आपको डिटेल थोड़ा सा विवरण में दूं तो इसका मतलब आया कि अगर कर जीडीपी अनुपात 9% या 10% है या 17% था, तो उसका कारण है कि भारत सरकार को 100 रुपये पर 17 रुपये राजस्व से प्राप्त होते थे, जो टैक्स का होता था। ये टैक्स जो है इसमें अप्रत्यक्ष कर और प्रत्यक्ष कर दोनों शामिल किए जाते हैं। कर चोरी, कर जीडीपी अनुपात की बात हो रही है। कर जीडीपी अनुपात में कंडीशन ये हुई कि मान के चलिए 17 रुपये आपको 100 रुपये पे उसमें मिल रहा है सरकार को राजस्व के रूप में, तो उसे कर जीडीपी अनुपात में 17% बोला जाता है। अगर 9 रुपये मिल रहा है तो उसको 9 रुपये बोला जाता है। ये जितना ज़्यादा होता है एक अर्थव्यवस्था के लिए या किसी सत्तासीन सरकार के लिए बहुत अच्छी बात होती है। अब बात आती है चक्रीय अर्थव्यवस्था। तो मैंने आपको पढ़ा दी रैखिक अर्थव्यवस्था, पढ़ा दी विकासशील, विकसित, अल्प विकसित, ये सारी पढ़ चुके हैं आप। अब कंडीशन आती है कि अर्थव्यवस्था की नीतियाँ क्या होती हैं। तो अर्थव्यवस्था की नीतियों के रूप में अगर नीतियाँ ये रखी हैं, नीतियों, अर्थव्यवस्था की नीतियाँ मुख्यतः 2 प्रकार से देखी जाती हैं, जिसमें एक मॉनिटरी पॉलिसी, इसको मौद्रिक नीति कहते हैं, और दूसरी होती है एक राजकोषीय नीति। मौद्रिक नीति वो नीतियाँ होती हैं जो किसी देश की या किसी भी सत्ता की केंद्रीय बैंक द्वारा इसको बनाया जाता है। भारत के लिए संदर्भ में देखा जाए तो मौद्रिक नीति जो है, मौद्रिक नीति की निगरानी के लिए एक कमेटी 2016 में गठित की गई, जिसको मौद्रिक नीति कमेटी एमपीसी कहते हैं। एमपीसी का मतलब होता है इसमें 6 सदस्य होंगे। एक आरबीआई का जो गवर्नर होगा केंद्रीय बैंक का, वो उसका अध्यक्ष माना जाएगा, और 6 सदस्य जिसमें से 3 सदस्य सरकार के होंगे और 3 सदस्य आरबीआई के माने जाएंगे। ये अल्पकालिक नीति होती है जो किसी भी मुद्रास्फीति, मुद्रा के
मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करती है, आपूर्ति को नियंत्रित करती है, किसी मुद्रा के तरलीकरण को नियंत्रित करती है एवं मुद्रास्फीति को नियंत्रित करती है। तो अल्पकालिक की बात है, तो अल्पकाल की बात क्या आई, तो 1 वर्ष का समय, 1 वर्ष में अल्पकाल की बात की जा रही है, तो इसका मतलब जायज़ सी बात है कि इसका छोटा सा एक काल रहा होगा। तो इस काल की बात करें 1 वर्ष में, इसको जो MPC कमेटी 2016 में सरकार ने गठित की है, वो MPC मौद्रिक पॉलिसी मतलब मॉनेटरी पॉलिसी एज ए मौद्रिक नीति का समीक्षा प्रति 2 माह में यानी कि वर्ष में 6 बार करेगी। इसका मतलब है कि हर 2 माह के बाद मौद्रिक नीति कमेटी मौद्रिक नीति की समीक्षा करेगी और सरकार को सौंपेगी। अब बात आती है राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति का अब यहाँ बात आई मुद्रास्फीति को भी नियंत्रित करती है। तो मुद्रास्फीति का मतलब होता है कि वस्तु एवं सेवा के मूल्य इस क्रमिक दर में बढ़े कि मुद्रा का मूल्य कम होने लगे या मुद्रा का मूल्य कम होने लग जाए, तो उस कंडीशन को हम मुद्रास्फीति कहते हैं। राजकोषीय नीति क्या होती है? राजकोषीय नीति वो नीति होती है जो किसी सत्तासीन सरकार के द्वारा बनाई जाती है। जिसमें नियंत्रण की बात की जाए तो वहाँ पे मान के चलिए मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित किया जा रहा था, मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जाता है। इसी प्रकार यहाँ पे भारत के संदर्भ में बात करूँ तो बेरोजगारी है, गरीबी है, ऐसे फंडों राजस्व व्यय आय कैसी होनी चाहिए, उसको आय को बढ़ाया कैसे जा सकता है, इन चीज़ों के बारे में यहाँ पर राजकोषीय नीति भारत की चर्चा करती है या भारत की नीति इस परिप्रेक्ष्य में बनाई जाती है। ये भारत की सत्ता बनाती है, मतलब सत्तासीन सरकार बनाएगी। MP जो होगी वो केंद्रीय बैंक बनाएगी। इन दोनों के बीच ये डिफरेंस रहेगा। अब आगे की कंडीशन में आते हैं कि उत्पादन। अब ये सारी चीज़ें अर्थव्यवस्था में आपने पढ़ ली। इसके बाद है आपकी कंडीशन के उत्पादन आप कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कैसी व्यवस्था रहेगी आपकी। तो फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन होता है वे कारक जो वस्तु एवं सेवा के उत्पादन में कारक मतलब आधार के रूप में काम करेंगे, उसे हम उत्पादन कारक के रूप में देखते हैं। उत्पादन कारक कौन से हो सकते हैं, मैं इसको मिटा दूँ एक बार, उसके बाद लिख देता हूँ। 1 सेकंड इधर आ जाइए। तो उत्पादन कारक मुख्यतः 4 प्रकार के माने जाते हैं। 4 प्रकार के कारक माने गए हैं, जिसमें से एक भूमि, एक पूंजी, यानी कि आप किसी उद्योग को लगाएंगे, किसी सिस्टम को लगा रहे हैं तो उसके लिए आपको थोड़ी सी भूमि चाहिए और उसके लिए थोड़ी सी पूंजी चाहिए। पूंजी चाहिए तो उसके लिए फिर श्रम भी चाहिए। आप काम कैसे करेंगे भाई? और काम करने के बाद उसके लिए एक उद्योग व्यापारी, जिसको कहते हैं उद्योगपति मान लीजिए, चलिए, या व्यापारी कह लीजिए, एक ही बात है। इतने 4 ये इस प्रकार के कारक काम करेंगे जिसको उत्पादन के कारक कहा जाता है। कारक जब है तो कारक लागत भी होगी, मतलब ये कुछ लगाने वाले भी होंगे। तो भूमि के लिए आप किराया वसूल करते हैं, मतलब कोई भूमि आप रेंट ले रहे हैं या उसके लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इससे लागत है उसकी। पूंजी के लिए बात आई तो इसके लिए अगर आपने किसी बैंक से या किसी इन्वेस्टर से या किसी एंजल इन्वेस्टर से, एंजल इन्वेस्टर वे इन्वेस्टर होते हैं जो किसी भी प्रोजेक्ट के लिए ऋण उपलब्ध कराते हैं, उसको एंजल इन्वेस्टर कहा जाता है। तो पूंजी यानी कि उसके लिए ब्याज चाहिए। बैंक है 5 लाख दे रही है तो 5,75,000 उसको चाहिए, इसका मतलब 75,000 रुपये आप उसको ब्याज दे रहे हैं। श्रम बात आई तो श्रम, उसके लिए उसको वेतन देना पड़ेगा आपको। तो ये कारक, ये तो हुआ कारक और ये हुआ लागत, ये दोनों मिलके बनेंगे कारक लागत। उद्योगपति को क्या चाहिए भाई? एक उद्योगपति अगर व्यापारी किसी काम को कर रहा है, किसी वस्तु या सेवा का उत्पादन कर रहा है, तो जायज़ सी बात है कि वो किसी लाभ की आकांक्षा से कर रहा होगा, तो इसके लिए इसको लाभ चाहिए। अब बात आती है कि कारक आपके पास है और लागत आपके पास पता चली, तो उसके बाद क्या हो सकता है कि कुल कारक लागत क्या हो सकती है? तो कुल कारक लागत मान लीजिए आप, कुल कारक लागत होगी, इन चीज़ों को आप जोड़ लीजिए तो ये आपकी कुल कारक लागत आ जाएगी उत्पादन के कारक उसके रूप में, प्रोडक्शन के रूप में। तो मान चलिए आपका किराया हो गया, प्लस आपका ब्याज हो गया, प्लस आपका वेतन हो गया और प्लस आपका किसी उद्योगपति की आकांक्षा के अनुरूप कोई लाभ हो गया, इसको हम कुल कारक लागत कहेंगे। किराया भूमि के लिए दिया गया, ब्याज पूंजी के लिए दिया गया, वेतन श्रम के बदले में दिया गया
और उद्योगपति के लिए आपने लाभांश दिया, जिसको आप लाभ कह रहे हो, या लाभांश मतलब कोई एक हिस्सा भी हो सकता है उसका। कुल कारक लागत में कंडीशन ये होती है कि जब आपका ये आई तो कुल कारक लागत जो होती है उससे एक चीज़ निकल के आती है कि जब इतने में किसी वस्तु का प्रोडक्शन किया गया, वस्तु को उत्पादित किया गया, जिसमें 4 लागत को मिला के हमें मान के चलिए 100 रुपये में वो वस्तु मिली। अब हमें उसको बेचना है, तो बेचने की कंडीशन में आप हर एक वस्तु के 2 मूल्य होते हैं, वस्तु या सेवा मान लीजिए, दोनों एक ही समांतर रूप में काम करते हैं। उसके 2 रूप प्रारूप हो सकते हैं, जिसमें पहली कंडीशन होगी कि उसका एक लागत मूल्य क्या है सर, ये आप भी जानते होंगे। साहब 200 रुपये की तो मैं लेके आया हूँ, 10 रुपये तो इसकी बनवाई आई है और मैं 10 में तो नहीं दूंगा सर, 11 रुपये में दूंगा। इसका मतलब आप 1 रुपये लाभ कमाना चाह रहे हैं। एक होता है बाजार कीमत, एक बाजार कीमत होगी। तो ये लागत कीमत जो है इसका मतलब ही कुल लागत कारक है। कुल लागत कारक जो होगी वो लागत मूल्य माना जाएगा, और लागत मूल्य का मतलब होगा कि इन चारों का जो जोड़ है वो लागत है। इतने में हमें कोई वस्तु मतलब प्रोडक्शन के बाद में ये वस्तु इतने रुपए में हमें पड़ी, या इतने रुपए में हमें प्राप्त हुई है। उसके बाद की कंडीशन आई कि बाजार कीमत क्या हो सकती है। तो एक मिनट मिटा दूँ इसको मैं, चलिए। अब इसके बाद की कंडीशन आती है कि बाजार कीमत फिर क्या हो सकती है। जगह आपको ये पता चला कुल कारक लागत या लागत मूल्य इसका ही है, तो बाजार कीमत क्या हो सकती है उस वस्तु की। तो बाजार कीमत का मतलब है कि या तो लागत मूल्य मान लीजिए या कुल कारक लागत मूल्य मान लीजिए। तो लागत मूल्य प्लस कर प्लस माइनस कर दीजिए, सॉरी, सब्सिडी। अब बात आई कर, मैं आपको बता चुका हूं कि कर क्या होता है। तो कर प्रत्यक्ष भी हो सकता है, अप्रत्यक्ष भी हो सकता है। तो ज़्यादातर आपने वस्तु एवं सेवा पर जीएसटी देखा होगा। जीएसटी आजकल तो एकीकृत कर दिया गया है उसका प्रारूप प्रकृति के रूप में। तो लागत मूल्य प्लस कर, तो कर है जो कोई राज्य सरकार लगाए या कोई केंद्रीय सरकार लगाए, वो कर लगाएगी। उसके बाद अगर सरकार की ये अनुशंसा रहेगी थोड़ी सी, ये आगे चल के मैं आपको बहुत प्यारे तरीके से डिटेल करने वाला हूँ कि सब्सिडी कैसे देती है, कोई वस्तु हमें कितने रुपए में प्राप्त होती है। जो एक आर्थिक वित्तीय सहायता किसी वंचित वर्ग, जिसको सुभेद्य वर्ग कहते हैं, जो भारत या किसी क्षेत्र या जनता या समाज के परिप्रेक्ष्य में जिसको पीड़ित, शोषित या वंचित माना जाता है, जिनको सरकार वित्तीय सहायता देना चाहती है, उसे हम सब्सिडी के रूप में देखते हैं। मतलब सरकार का वो अंशदान जो किसी समाज के वंचित वर्ग को वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान करती है, उसे हम सब्सिडी कहते हैं। तो बाजार की कीमत क्या होगी, या तो लागत मूल्य मान के चलिए उसका 100 रुपये आया था, 100 रुपये पे आपने 20 रुपये कर लगा दिया। हो सकता है सब्सिडी उसने 30 रुपये दे दी, तो इसका मतलब आया कि 120 है जो 90 रुपये में उस वस्तु को, मतलब 100 रुपये बाजार कीमत पर मिल रही थी, वो वस्तु आपको वंचित वर्ग को 90 रुपये में मिलेगी। अगर वंचित वर्ग नहीं है किसी समाज का, अगर वो उस वस्तु को खरीदना चाहता है, तो इसका मतलब है ये 30 रुपये उसको नहीं प्राप्त होंगे, क्योंकि वो वंचित की श्रेणी में नहीं आता है। तो 100 और 20 रुपये उसका कर बराबर 120 रुपये में वो वस्तु सामान्य जन के लिए उपलब्ध होगी, और 90 रुपये के लिए किसी वंचित वर्ग के लिए उपलब्ध होगी। इस कंडीशन में आप बाजार कीमत और लागत, कुल कारक लागत मूल्य उस वस्तु का लागत मूल्य के रूप में देख चुके हैं। अब बात आती है कंडीशन के अर्थव्यवस्था का। ये पूरा मूल अवधारणा वाला पार्ट मैंने आपको आज कंप्लीट करा दिया, जिसमें अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था, क्या कारक होते हैं, क्या प्रश्न होते हैं, क्या उत्पादन करना है, कितना उपभोग करना है, क्या उसकी कीमत हो सकती है, उसके साथ में ये कितने प्रकार की अर्थव्यवस्था हो सकती है, जिनके पूरे डिटेल मैंने आपको मौखिक रूप से बता रखा है, जिसको आप शायद सुन के भी इसको विश्लेषित या लिख सकते हैं किसी भी किताब पर। ये पूरी करने के बाद ये उत्पादन के कारक, और उत्पादन के कारक के बाद उत्पादन कारक लागत मूल्य के अलावा बाजार कीमत और लागत मूल्य, ये सारी आज की क्लास में कंप्लीट करता हूँ। अगली कक्षा में मैं आपको इसी श्रेणी में खाद्य सुरक्षा अधिनियम शुरू से लेके एंड तक एक ही कक्षा में मैं आपको पढ़ाऊँगा। आज के लिए जय हिंद सर।